नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड माफिया है चीन। ये भारत के लोग तो जानते हैं, लेकिन सिर्फ भारत को लेकर नहीं है, दूसरे देशों के साथ भी चीन इसी तरह की गंदी शर्मनाक हरकत करता रहा है। इसके आज दो बड़े उदाहरण आपको बताते हैं। बड़े दिलचस्प उदाहरण है, सुनिएगा आप। एक जापान का उदाहरण है और एक रूस का उदाहरण है। शुरुआत करते हैं जापान के उदाहरण से। जापान और चीन के बीच में महासागर है, आप सब जानते हैं। महासागर के बीच में कहीं छोटे छोटे से द्वीप हैं, शिनकाकू द्वीप नाम से वो कहलाते हैं। कुछ तो बहुत ही छोटे हैं, कुछ तो 4-4.25 किलोमीटर के दायरे में ही है, जहां पर एक ढंग से हवाई पट्टी तक नहीं बन सकती। लेकिन चीन का दावा उन शिनकाकू द्वीप पर है, जहां कोई रहता नहीं है। 16वीं सदी 15वीं सदी में चीन अपने आप को, शेखर गुप्ता जैसे अपने कॉलम में बता रहे थे कि अखंड चीन के रूप में अपने आप को बताता था। उसको लगता था कि 16वीं सदी में जो चीज़ें उसके कब्जे में है वही चीज़ें आज भी उसके कब्जे में होनी चाहिए। तो चीन दावा करता रहा है शिनकाकू द्वीप पर, उधर जापान भी दावा करता रहा है। चीन से ये द्वीप करीब 300 किलोमीटर की दूरी पे है, जापान से करीब 200-250 किलोमीटर की दूरी पर है, ताइवान से भी करीब 150-200 किलोमीटर की दूरी पर ये छोटे छोटे द्वीप में बड़ी मुश्किल से ये दिखाई देते हैं। 1895 से लेकर 1945 तक जापान का इन द्वीपों पर कब्जा रहा। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो मित्र राष्ट्रों को एक तरह से ये द्वीप दे दिए गए। अमेरिका ने बगल के कुछ और बड़े द्वीप थे, उनको इन छोटे द्वीपों की रखवाली के लिए सौंप दिया गया। 1972 में अमेरिका ने ये शिनकाकू के द्वीप वापस जापान को दे दिए और चीन को तब से ये दर्द सहन नहीं हो रहा है। अब चीन क्या करता है कि चीन लगातार विरोध करता है, लेकिन 1978 में चीन को अमेरिका के साथ सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो व्यापारिक सहयोग की। तो वो जापान के साथ रणनीति बनाकर एक पैसिफिक पीस एंड समथिंग ट्रीटी कर लेता है, शांति और सहअस्तित्व से जुड़ी हुई एक ट्रीटी कर लेता है। और उस ट्रीटी के तहत चीन जापान से $2 बिलियन का कर्ज भी ले लेता है और उन द्वीप पर अपना दावा छोड़ देता है 1978 में। उसके बाद चीन बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। जापान को वो इकोनॉमी के जो लेवल है, उसकी जो रेस है, उसमें वो पीछे छोड़ देता है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाता है। $15 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी, जापान बहुत पीछे छूट जाता है। और चीन नए सिरे से दावा करता है उन द्वीपों पर, शिनकाकू द्वीपों पर। वहाँ पर सीबेड में कुछ तेल मिलने की संभावना भी है, तो ऐसे में चीन का दावा और ज़्यादा बढ़ गया, उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई है। तो चीन ना केवल एक लैंड माफिया की तरह काम करता है, बल्कि लैंड माफिया की आड़ में वो व्यापारिक सौदे भी, तिजारती सौदे भी करता है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं रूस का। 1938 में, उस समय रूस नहीं, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। तो यूएसएसआर ने 1938 में चीन की मदद की थी जब चीन पर जापान ने हमला किया था। यूएसएसआर ने अपने पैराशूट सैनिक वहां उतारे थे, चीन को जापान से मुक्ति दिलाई थी और $25 करोड़ का, उस समय $25 करोड़ बहुत हुआ करते थे 1938 में, का आसान शर्तों पर कर्ज दिया था। 1949 में चीन आज़ाद हुआ, कम्युनिस्ट चीन। तो रूस को लगा कि जो उसका पड़ोसी देश है वो भी कम्युनिस्ट, ये भी कम्युनिस्ट, तो दोनों कम्युनिस्टों की बड़ी अच्छी निभेगी। तो रूस ने चीन के साथ अनाक्रमण संधि भी कर ली, जिससे चीन को बड़ी राहत मिली। लेकिन चीन यह एहसान भूल गया। 1952 में माओ ने आरोप लगा दिया कि चीन के 52,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर रूस ने, यूएसएसआर ने कब्जा कर रखा है। यूएसएसआर को बड़ा सदमा लगा, अलग अलग मंचों पर इसका विरोध किया, लेकिन चीन अपनी मांग से पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि 1969 में चीन ने रूस पर हमला, यूएसएसआर पर हमला कर दिया। 7 महीने तक ये लड़ाई चली, लंबी लड़ाई चली, जिसमें रूस को चीन ने पछाड़ा एक तरह से, और सोवियत संघ को, उस समय सोवियत संघ यूएसएसआर कहलाता था, कुछ अपने द्वीप चीन के हवाले करने पड़े। आज तक वो द्वीप वापस नहीं मिले हैं। अब चीन यहाँ भी चालबाजी करता है। 2001 के आसपास साइबेरिया के तेल कुओं का एक कॉन्ट्रैक्ट वो हासिल कर लेता है। तो उससे पहले वो रूस के साथ एक संधि करता है, अमेरिका के साथ व्यापारिक संधि करता है, और उन द्वीपों को लेकिन अब तक सोवियत संघ को लौटाया नहीं है रूस ने, जो उसने कब्जे में कर लिए थे।
एक छोटा सा उदाहरण फिलीपींस का भी है। फिलीपींस, इंडोनेशिया करीब 1000 किलोमीटर है चीन से। वहां भी एक द्वीप पर चीन ने कब्जा किया। ऐसा कब्जा किया कि अब वहां के आसपास से जो जहाज, समुद्री जहाज गुजरते हैं, उनको माइक के जरिए चीन धमकाता है कि वो उसकी समुद्री सीमा में हस्तक्षेप कर रहे हैं और ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, तो ऐसे में वो समुद्री सीमा से परे जाएं। तो चीन का जमीन पर कब्जा करने का अंदाज ये रहा है, और चीन का जमीन के बहाने व्यापारिक सौदे, तिजारती सौदे करने का भी अंदाज यही रहा है। तो भारत को बहुत सावधान होकर चीन से बचने की जरूरत है, इसका तोड़ निकालने की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।